Hello dear students, welcome to today's physics lecture, and in today's lecture we are going to start the fourth unit 4, which is named as electromagnetic induction and alternating current. Electromagnetic induction, that is the production of electric current with the help of changing magnetic field. और इस चैप्टर में जो फोर्थ ए चैप्टर है हमारा, that is electromagnetic induction and displacement currents. So very first is the electromagnetic induction. Electromagnetic induction is the phenomena of production of electric field with the help of varying magnetic field. जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन. सो इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन विद वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये फिनोमिना सबसे पहले स्टडी किया गया था बाय फैराडे, माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी. सो फैराडेज एंड हेनरीज एक्सपेरिमेंट्स, कंक्लूजन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट. तो एक्सपेरिमेंट जो किए गए बाय फैराडे एंड हेनरी, उसमें से जो कंक्लूजन निकले, कंक्लूजन क्या थे? वेन एवर देर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड अ मैग्नेट, there are two electric devices, that is an electric coil. Coil means एक कंडक्टर है, इंसुलेटिंग कॉपर वायर है, रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की फॉर्म में रैप की हुई कॉइल है, और एक मैग्नेट है विच इज़ द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो यहाँ लाइन लिखी है, वेन एवर देर इज़ अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड द मैग्नेट. कॉइल और मैग्नेट के बीच में जब रिलेटिव मोशन होता है इन दोनों में, दैट मीन्स जब ये मैग्नेट मूव करती है टूवर्ड्स कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल. सो क्या कहता है? इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल. ठीक है, तो इस कॉइल में से इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है, जो कि ऑब्जर्व किया गया थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर. जब ये मैग्नेट मूव करती है कॉइल की तरफ या उससे अवे, तो ये कॉइल में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करता है. जो डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया कि इस सर्किट में जो करंट इंड्यूस होता है इस कॉइल में. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन की गई. देयर वाज अनदर ऑब्जर्वेशन. देखो दूसरा पॉइंट लिख रहा है, लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल इज लार्ज. अभी बात हो रही थी ऊपर के कंक्लूजन में कि रिलेटिव मोशन जब होता है मैग्नेट और कॉइल के बीच में, जब रिलेटिव मोशन होता है तो कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. और दूसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि जब ये रिलेटिव मोशन लार्ज होता है, यानी कि जब बहुत ही स्पीड से ये मैग्नेट मूव करती है टूवर्ड द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल, टूवर्ड द कॉइल, अवे फ्रॉम द कॉइल. सो जितनी स्पीड से ये मूवमेंट होता है, प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ या करंट भी उतना ही लार्ज है. सेकंड पॉइंट पे ये कहा गया है द कंक्लूजन. नाउ इफ बी फर्दर कंटिन्यू, आगे इसी एक्सपेरिमेंट के क्या क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं. सो द पॉइंट इज कंक्लूजन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2. जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से कंक्लूजन निकला है, the induced EMF or current is produced in the coil when varying current flows through the neighboring coil. अब इसी में आप देख रहे हैं जो सेकंड फिगर है, इसमें दो कॉइल्स हैं और फर्स्ट कॉइल में करंट का सोर्स लगाया हुआ है, बैटरी और सेल, और जो दूसरी कॉइल है इसमें सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है. ठीक है, सो जब भी इस फर्स्ट कॉइल में वेरिंग करंट फ्लो करता है, तो उधर लॉ में लिखा गया कि जब फर्स्ट कॉइल में वेरिंग करंट फ्लो करता है तो सेकंड कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, जो कि शो किया जाता है गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन से. गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है उस समय जब फर्स्ट कॉइल में वेरिंग करंट फ्लो करे. सो द कंक्लूजन गिवन हेयर इज, कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट नंबर 2 दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन वेरिंग करंट फ्लो थ्रू द नेबरिंग कॉइल. अभी जो पिछले फिगर में देख रहे थे हम, नेबरिंग कॉइल में से वेरिंग करंट फ्लो करता है
तो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है उसके साथ रखी हुई कॉइल में। तो ये कुछ बातें थी जो फैराडेज के एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकले, माइकल फैराडे, जोसेफ हेनरी, दोनों ने मिलकर जो एक्सपेरिमेंट किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेकर। सो बेसिक कॉज जो इस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने का रहा वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। उसको पढ़ने से पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स को स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू दैट सरफेस। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी सरफेस को क्रॉस करने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आगे एक्सप्लेन कर रहा है। कंसिडर अ स्मॉल सरफेस ऑफ एरिया ए, ये है दिस इज द स्मॉल सरफेस ऑफ एरिया ए। लेट एन कैप बी द यूनिट वेक्टर विच इज़ ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस। अब इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एन कैप, इस सरफेस का जो यूनिट वेक्टर है एन कैप, वो ड्रॉ किया गया। इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन एन कैप एंड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया वेक्टर है, उस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा एंगल लेट किया गया इन फिगर 3। देन द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू द सरफेस इज डिफाइंड एज, तो फ्लक्स को कैसे डिफाइन कर रहा है, बी डॉट ए। फाई को मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड द फॉर्मूला इज बी डॉट ए। बी हेयर इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए द एरिया ऑफ द कॉइल। डॉट प्रोडक्ट को ओपन करें तो लिखा जाएगा बी ए कॉस थीटा, बी कॉस थीटा इंटू ए भी लिख सकते हैं, बी कॉस थीटा इंटू ए, बी ए कॉस थीटा को। तो यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे कि बी मैग्नेटिक फील्ड जो कि थीटा एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, यानी कि एरिया वेक्टर के साथ। तो इस बी वेक्टर के अगर कंपोनेंट सॉल्व किए जाएँ तो जिस डायरेक्शन में इसका एंगल है उधर इसका कॉस कंपोनेंट आ जाता है और उधर परपेंडिकुलरली उसका दूसरा साइन कंपोनेंट आ जाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, नाउ ही इज सेइंग दैट बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन। देख रहे हैं आप, बी कॉस थीटा जो है इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में आने वाला कंपोनेंट है, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द सरफेस, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बी एन। बी एन का मतलब नॉर्मल कंपोनेंट, दैट इज बी कॉस थीटा। फिगर 4 में यहाँ दिखा रहा है ये इसको, बी एन को। सो द अबव एक्सप्रेशन बिकम्स फाई इज इक्वल टू बी एन इंटू ए। बी एन बी कॉस थीटा को लिख रहा है, सो यही एक्सप्रेशन बी एन इंटू ए भी लिखा जा सकता है। दस द मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ गिवन सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स ये ओवर अ गिवन सरफेस इज डिफाइंड एज the product of area of the surface and the component of magnetic field Bn। दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, एरिया ऑफ द सरफेस एंड कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड Bn। Bn कौन सा कंपोनेंट, नॉर्मल टू द सरफेस, जो सरफेस के नॉर्मल वाला कंपोनेंट है, इन दोनों का प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? अब इसके रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस दे रहा है यहाँ। स्पेशल केसेस क्या हैं, आपके पास फ्लक्स का जो फार्मूला आया है वो है बी ए कॉस थीटा। सो व्हेन थीटा इक्वल टू 0, सो बी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। तो बी ए इंटू 1 यानी कि कितना आ गया, बी ए, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है इस फ्लक्स की, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, दूसरा केस आ रहा है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन फाई इक्वल्स टू बी ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री वाली 0 होती है, इसलिए सारे का सारे फैक्टर ये कितना हो गया, 0 हो गया, फ्लक्स उस समय 0 हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन देता है, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन P। ये सारे नाम ध्यान से देखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सभी B से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। B जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे सिंपल टर्म्स में, वही मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। सो फाई इज इक्वल टू बी ए है, तो B इज इक्वल टू फाई अपॉन ए। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया है। इज दैट क्लियर? दस द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दैट इज B
इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड नॉर्मली, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो परपेंडिकुलरली एसोसिएटेड है पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड नॉर्मली पर यूनिट एरिया इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या और क्या नाम है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, और सिंपली मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं। सो ये सभी नाम हैं इस बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के। यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो एस यूनिट है इसका वेबर, डब्ल्यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड 1 वेबर इक्वल्स टू 1 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। 1 वेबर 1 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, है ना। फाई का ये हो गया, ये बी का हो गया, और ये एरिया ए का यूनिट हो गया। सीजीएस में बात करें तो यही जो वेबर है यहाँ पर यूनिट, वो यहाँ मैक्सवेल है, एंड 1 मैक्सवेल इक्वल्स टू 10⁻⁻8 वेबर के बराबर है। ठीक है। डायमेंशन फार्मूला की बात करें, फ्लक्स का डायमेंशन फार्मूला, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डायमेंशन हो जाएगा और ए का हो जाएगा, क्योंकि जनरली फार्मूला क्या बी ए कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का तो आएगा नहीं, डायमेंशन आएगा बी और ए का। अब बी का जो डायमेंशन है उसमें क्या क्या क्वांटिटीज आती हैं, एक तो फोर्स, ठीक है, चार्ज है, और नीचे वेलोसिटी है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड की जगह आ जाती हैं 3 क्वांटिटीज़, और चौथी हो गई यहाँ पर एरिया जो अपनी पोजीशन पर ही है। तो फोर्स का mL_t-2, एरिया का L2, चार्ज का AT, और वेलोसिटी का LT-1। तो सभी क्वांटिटीज़ के डायमेंशन रख के सॉल्व करने पर हमें ऑब्टेन होता है mL2t-2 A-1। वी कैन सॉल्व बाय द रूल्स ऑफ इंडेक्स। ओके, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर एक ये पॉइंट नोट करने वाला, क्योंकि ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, इट्स सिंपली अ नंबर, और नंबर जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक नंबर है, तो स्केलर क्वांटिटी है। नाउ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो एक्सपेरिमेंट्स अभी हमने स्टडी किए, उनके कंक्लूजन्स देखे, उसी के बेस पर फैराडे ने जो स्टेटमेंट दिए अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज के लिए। फर्स्ट लॉ इज व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद अ कंडक्टर से कॉइल चेंजेस, जब भी एक कॉइल के लिंक में आने वाली, कंडक्टर के लिंक में आने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होती है, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, उस कॉइल में, उस कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होती है, प्रोड्यूस होती है। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट का मतलब खत्म होती है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक खत्म नहीं होती सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, तब तक इंड्यूस होने वाली ईएमएफ लास्ट नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, है ना। फर्स्ट पॉइंट ये फैराडेज लॉ का। दूसरा पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो कहता है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, देखिए क्या लिखता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर। कंडक्टर के लिंक में आने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट ऑफ चेंज है, जितनी स्पीड से वो फ्लक्स चेंज होगी उतनी ही ज़्यादा ईएमएफ होगी, ये इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, तो लेट कर रहे हैं कि φ1 मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t1 हो शुरू में, और φ2 मैग्नेटिक फ्लक्स एट टाइम t2 हो। शुरुआत में मैग्नेटिक फ्लक्स t1 और कुछ देर बाद t2 टाइम पर फ्लक्स φ2 हो, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स t2 माइनस t1 टाइम के अंदर जो चेंज आएगी वो φ2 माइनस φ1, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स। सो अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहा जा रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब है चेंज डिवाइड बाय टाइम टेकन। φ2 माइनस φ1 से चेंज आएगा और डिवाइड बाय t2 माइनस t1 से टाइम। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं k, बाकी वही φ2 माइनस φ1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, वेयर k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इन SI द वैल्यू ऑफ k इज 1, सो E इक्वल्स टू φ2 माइनस φ1, वही चीज़, k की जगह 1 आ गया यहाँ पर। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF, चेंज इन फ्लक्स को d∅ लिखें और टाइम टेकन को नीचे dt लिख दें, तो d∅ बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, इफ़ द कॉइल हैज़ n टर्न्स,
कॉइल के अगर एन टर्न्स हैं, ये एक टर्न से इंड्यूस की गई ईएमएफ आई है, और एन टर्न्स होंगे तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ई इज इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी। एंड इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, जिस कॉइल पे ये ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी रेजिस्टेंस अगर आर हो, तो ओम्स लॉ से ही जिस तरह से हम दे सकते हैं आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यहाँ वी की जगह ई है और ई अभी अभी हमने ऊपर क्या निकाला, एन डी फाई बाय डी टी, या सिंगल टर्न की बात करें तो डी फाई बाय डी टी, तो ई की जगह आ जाता है डी फाई बाय डी टी और साथ में है आर। इज दैट क्लियर? तो ये आ जाता है इलेक्ट्रिक करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल का एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट लेंजेस लॉ। आगे जो हम बात करेंगे लेंजेस लॉ को स्टडी करेंगे। लेंजेस लॉ, फैराडेज के लॉ का ही स्टेटमेंट आगे लेंजेस ने कंटिन्यू किया, स्टडी किया। स्टेटमेंट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फैराडेज के लॉ में जिस इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करी जा रही है, जो कि क्या कहा गया, ई इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी, तो लेंजिस ने उसकी डायरेक्शन के बारे में बात की है। उसी ईएमएफ की डायरेक्शन इज सच दैट, इस तरह से है, दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, कि ये इंड्यूस होने वाली ईएमएफ उस कॉज का मतलब है कारण, उस कारण को अपोज करती है जिसके कारण ये प्रोड्यूस होती है। जो इसको प्रोड्यूस करता है उस कारण को अपोज करती है। जैसे कि आगे थोड़ा सा इलेबोरेशन दिया जा रहा है इस चीज़ का। इन द फिगर 5, इफ़ इंस्टेड ऑफ नॉर्थ पोल, अब यहाँ ये एक डायग्राम बनाया जा रहा है फिगर 5 में। इफ़ इंस्टेड ऑफ नॉर्थ पोल वी ब्रिंग द साउथ पोल नियर द कॉइल, नॉर्थ पोल की जगह अगर हम साउथ पोल को कॉइल के नज़दीक लाएंगे, द गैल्वेनोमीटर विल गिव डिफ्लेक्शन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नॉर्थ पोल को टूवर्ड्स ले जाने से जो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर देगा, अगर साउथ पोल को टूवर्ड्स ले जाएंगे तो डिफ्लेक्शन जो होगी गैल्वेनोमीटर की वो उससे ऑपोजिट हो जाएगी। व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्राउट नियर द लूप, फिगर 6, यहाँ देखें अगर ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का इधर साउथ है, तो जब ये नॉर्थ पोल टूवर्ड्स लूप, ये लूप है, दिस इज द लूप, तो इस लूप की तरफ जब ले जाया जाएगा मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज करंट इज प्रोड्यूस्ड। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आप देख रहे हैं कॉइल में ये करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ये कह रहा है वो, इन द लूप फ्रॉम राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल दिस इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग जो ये करंट प्रोड्यूस हुआ, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, विच अपोजिस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। तो इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस होने वाले इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड और इस बार की मैग्नेटिक फील्ड को ये वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, रिपल्शन करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, दैट इज नियरर फेस ऑफ द लूप एज शोन इन फिगर 6। जो नियरर फेस है इस लूप का, इधर वाला जो फेस है वो भी नॉर्थ पोल बन जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट का मतलब, क्लॉक फेस रूल क्या कहता है कि इधर वाले सिरों पर नॉर्थ पोल बनेगा और इस नॉर्थ के बीच में क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी, नॉर्थ के बीच में। एंटी क्लॉकवाइज करंट से इस लूप में भी क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, और बने हुए उस नॉर्थ पोल और बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल दोनों में एक रिपल्शन होगी, वो ये यहाँ पर कह रहा है, एट द नियरर एंड नॉर्थ पोल ऑफ द लूप विल रिपेल। ठीक है ना, नॉर्थ पोल ऑफ द लूप विल रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। एक नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का है और एक लूप का नॉर्थ पोल है, तो वो दोनों में रिपल्शन होगी। सिमिलरली साउथ पोल इज ब्रॉट नियरर टू द लूप विल मेक द नियरर फेस ऑफ द लूप साउथ पोल। अगर हम नॉर्थ पोल को लाने की बजाय साउथ पोल को इधर कॉइल के तरफ ला रहे होंगे, तो कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगा वो क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज का मतलब वो साउथ पोल इंड्यूस करेगा यहाँ पर, और साउथ में रिपल्शन हो जाएगी, वही सिचुएशन फिर से क्रिएट होगी। सो
वंस अगेन देयर विल बी रिपल्शन, तो फिर दोबारा एक रिपल्शन क्रिएट होगी, साउथ पोल को लाने से भी नॉर्थ पोल को लाने से भी रिपल्शन बिटवीन द मैग्नेट एंड द लूप। सो ओवरऑल लेंजिस लॉ में ये एक्सप्लेन हो रहा है कि जिस वजह से ये ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उस प्रोडक्शन के कॉज को अपोज कर रही है ये, ठीक है। सो इट कैन बी कंक्लूडेड, आगे पॉइंट कंटिन्यू करते हैं। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट करंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो करंट भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, सच दैट इट अपोजेस द मोशन ऑफ मैग्नेट। ब्रैकेट में लिखा है कॉज, मोशन ऑफ मैग्नेट इज द कॉज, करंट को प्रोड्यूस करने का कारण है मोशन ऑफ द मैग्नेट। जो मैग्नेट कॉइल की तरफ, कॉइल से अवे कॉइल की तरफ मूव कर रही है, तो इंड्यूस होने वाला जो करंट है वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि उसके मूव करने को वो अपोज करता है। अगर नॉर्थ पोल आता है कॉइल की तरफ तो कॉइल में भी करंट इस तरह से बनता है कि वहाँ नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाता है ताकि नॉर्थ पोल को रिपल्शन की जा सके। और अगर साउथ पोल के कॉइल के टूवर्ड्स मूव होने से करंट इंड्यूस होता है तो कॉइल में भी नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा और साउथ में अगेन रिपल्शन होगी। यानी कि कॉइल, हर एक केस में कॉइल में प्रोड्यूस होने वाला जो करंट है वो अपने प्रोडक्शन के कॉज को अपोज करेगा, ये लेंजिस लॉ में कहा गया। सो फैराडे लॉ को मॉडिफाई करके जो लॉ बना दैट इज़ फैराडे लेंजिस लॉ। फैराडेज लॉ फैराडे का ही लॉ है, अब इसको फैराडे लेंजिस ने जो उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया। It can be stated as the EMF induced in a coil is given by the negative rate of change of flux. फैराडे ने कहा था कि EMF is given by the rate of change of flux, और लेंजिस लॉ ने उसमें थोड़ा सा modification that EMF induced in the coil is given by the negative rate of change of flux, है ना। ये माइनस का साइन आ गया, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अगर सिंगल टर्न है तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, और n नंबर ऑफ टर्न्स हैं कॉइल के तो माइनस n d∅dt वो EMF के बराबर होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज मोशनल EMF। वी विल स्टडी द मोशनल EMF। सो वेल स्टूडेंट्स, मोशनल EMF का जो एक्चुअल में मेन टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF। जो फैराडेज के लॉ में ये EMF की बात हो रही है, इस EMF को इंड्यूस करने के जो डिफरेंट मेथड्स होंगे उन्हीं मेथड्स में ये मोशनल EMF भी आएगी। तो एक एक करके हम स्टडी करेंगे कि वो क्या क्या मेथड्स हैं जिससे EMF इंड्यूस की जा सके। तो यहाँ है फैराडेज, फ्रॉम फैराडेज लॉस इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाय, ये ऊपर भी हमने अभी पढ़ा, लेंजिस ने जो मॉडिफिकेशन किया था उस मॉडिफिकेशन के बाद ये लॉ बन गया E = -n d∅dt। ये फैराडेज लॉ है इंड्यूस्ड EMF का। दिस शोज दैट द EMF डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स। जो एक कॉइल में EMF इंड्यूस होगी वो उस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स n पे डिपेंड करती है, और दूसरा एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दूसरा d∅dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। कौन? EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल। सिंस मैग्नेटिक फ्लक्स फाई के चेंज होने से EMF इंड्यूस होती है, और ये जो फाई है इसका फार्मूला है BA cos थीटा। तीन चीज़ें आ रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल एंड cos थीटा। तीनों में से एक भी चीज़ चेंज होती है अगर, तो फाई चेंज होगा, और फाई के चेंज होने से EMF इंड्यूस होगी। सो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी चेंज्ड बाय, फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? पहला पॉइंट, चेंजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, B को चेंज करके, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके फाई चेंज किया जा सकता है। दूसरा, चेंजिंग द ओरिएंटेशन थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो कॉस के अलग अलग एंगल पर अलग अलग वैल्यू आएगी, यानी कि फाई की वैल्यू चेंज होगी, और फाई जब टी के रिस्पेक्टिव चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगी। सो बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन यानी कि थीटा ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा मेथड है चेंजिंग द एरिया ऑफ द कंडक्टिंग सर्किट। जिस सर्किट में
करंट इंड्यूस किया जा रहा है उस कंडक्टिंग सर्किट का एरिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो एरिया है उस कंडक्टर का, उसको चेंज करते हुए भी फाई की वैल्यू चेंज की जा सकती है और फाई की वैल्यू चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी। सो द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बाय चेंजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी हैज़ बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड। ऑलरेडी कहाँ डिस्कस हो गया ये, जो फैराडेज लॉज हमने पढ़े थे, तो बार मैग्नेट को जब हम टूवर्ड्स या अवे कॉइल के मूव कर रहे थे तो उससे क्या चेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, कॉइल के लिंक में आने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ हमने पढ़ ही लिया वो फैराडेज एक्सपेरिमेंट में कि कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है और कॉइल में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है, किस वजह से, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा डिस्कस हो चुका है फैराडेज लॉ में कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने से कैसे ईएमएफ इंड्यूस होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन होता है एंगल, कॉइल के एरिया का मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल बन रहा है, उस ओरिएंटेशन, अगर कॉइल को घुमाएंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई कॉइल को रोटेट करेंगे तो उसका एंगल चेंज होगा, और एंगल के चेंज होने से जो पूरा फार्मूला हमने बी ए कॉस थीटा पढ़ा, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू चेंज होगी और कॉस थीटा की वैल्यू चेंज होने से द मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी एंड ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। ठीक है, तो ये बात आगे कह रहा है कि वी विल डिस्कस्ड दिस सिचुएशन लेटर इन एसी जनरेटर। आगे आपका इसी यूनिट के टॉपिक्स में एसी जनरेटर आएगा, जहाँ पर हम जनरेटर की कॉइल को जब रोटेट करेंगे तो उसका एंगल चेंज होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और ड्यू टू दैट चेंज इन एंगल देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ। तो वो डिटेल में वहाँ स्टडी किया जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है उसमें थर्ड में पहला पॉइंट ही लिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉइल बाय मूविंग इट इन द मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे करनी है, बाय चेंजिंग द इफेक्टिव एरिया, कॉइल का, ये कॉइल है जैसे कोई रेक्टेंगुलर कॉइल ली है, इसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड में जितना है उसको चेंज किया जाए, तो उस एरिया को चेंज करने से भी फ्लक्स में चेंज होगा और फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी। सो एक्सप्लेन करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द क्लोज्ड सर्किट। ये क्लोज्ड सर्किट है, इस क्लोज्ड सर्किट के एरिया को, जितना ये एरिया इस मैग्नेटिक फील्ड में है, ये क्रॉस के जो साइन है ये मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड द प्लेन, इस प्लेन पर ये नीचे की तरफ को डाउनवर्ड में मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्रॉस के साइन, और इसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है ये रेक्टेंगुलर कॉइल ACDE, है ना। सो ये कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ ए क्लोज सर्किट बाय मूवमेंट ऑफ द सर्किट। इस सर्किट को जब हम बी वेलोसिटी से मूवमेंट देंगे, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, देन इट इज़ नोन एज द मोशनल ईएमएफ। तो ये मोशन कर रहे हैं हम, मोशन करने से जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो मोशनल ईएमएफ। सो कंसिडरेशन में अ क्लोज्ड सर्किट ACDE, ये है ACDE सर्किट लिया गया। लेट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर डायरेक्टेड इनटू द पेज, इनटू द पेज का मतलब डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को ये क्रॉस साइन, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इनटू द पेज। देयरफॉर change in the magnetic flux linked with the closed circuit in the time interval delta t। तो जब इसको हम बाहर की तरफ को मूव करेंगे तो डेल्टा टी में, टाइम में, इस फ्लक्स का एरिया जितना मैग्नेटिक फील्ड में ये अब है, तो यहाँ से यहाँ इस सिचुएशन में जाके वो एरिया कुछ चेंज होगा। सो उस एरिया के चेंज होने से BA cos थीटा उस वैल्यू में चेंज आएगा, यानी कि फाई में चेंज आएगा। सो कॉइल मूव्स आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस डेल्टा एस, ये छोटा डिस्टेंस डेल्टा एस, बाहर की तरफ को कॉइल का डिस्टेंस कुछ मूव किया। सो डेल्टा फाई इज कॉल्ड BL डेल्टा एस, जितना एरिया ये B इंटू ए, माइनस साइन हो गया डेल्टा फाई के लिए, और
एरिया जो यहाँ पर आएगा लेंथ एल है और डेल्टा एस बाहर की तरफ को उसको मूव किया है, सो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये एरिया हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड में है, इनटू द पेज है, सो एंगल और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो डाउनवर्ड होगा, तो उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 0 1, सो वो तीसरा फैक्टर तो है ही नहीं यहाँ पर, ओनली वी हैव वी एल डेल्टा एस, ये लेंथ ब्रेड्थ है कॉइल की जो चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, नाउ नेगेटिव साइन के बारे में थोड़ा डिस्कस हुआ। जो साथ में नेगेटिव साइन आ रहा है वो उस ईएमएफ के नेचर को बताता हुआ है। द नेगेटिव साइन शोज दैट एरिया ऑफ द क्लोज्ड सर्किट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। ये एरिया मैग्नेटिक फील्ड में पहले ज़्यादा था और फिर ये वेलोसिटी से जब इसको बाहर मूव किया गया तो वो मैग्नेटिक फील्ड में एरिया कम हो गया। तो कम होने को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट इज गिवन बाय, ये फार्मूला है फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस होने वाली ईएमएफ का, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई की जगह जो अभी अभी हमारे पास माइनस के साइन के साथ आया था बी एल डेल्टा एस, तो वो माइनस और ये वाला माइनस दोनों प्लस हो गए, डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी है, ये साइड में यहाँ देखेंगे आप कि डेल्टा एस डिस्टेंस कवर्ड हो गया एक तरह से, डेल्टा टी टाइम टेकन, तो डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन इज वेलोसिटी। ठीक है, सो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी की जगह वी कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी एल वी। सो द ई एम एफ ई इज इक्वल टू बी एल वी। इफ़ आर बी, अगर ये ई एम एफ आ गई तो यहीं से हम करंट भी फाइंड कर सकते हैं। अगर सर्किट उस कॉइल की रेजिस्टेंस आर मान ली जाए, इफ़ आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द क्लोज सर्किट देन द इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज गिवन बाय आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ई बाय आर का मतलब हो गया ई बी एल वी आया ऊपर, ई की वैल्यू ये बी एल वी अपॉन आर। सो दिस इज व्हाट वी गेट द करंट थ्रू मोशनल ई एम एफ। ये मोशनल ई एम एफ है और उसी से आने वाला ये करंट है, इंड्यूस्ड करंट। सेकेंड पार्ट जो है इस थर्ड का ही एक और पार्ट है जिसमें हेडिंग क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। एक कंडक्टर है दिस वन इज द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, जो कि मैग्नेटिक फील्ड में इस सर्कुलर पाथ में इस तरह से रोटेट किया जा रहा है। यहाँ से रखेंगे इसको और यहाँ से सेंटर ऐसे इसको घुमा रहे हैं। ठीक है, सो द एक्सप्लेनेशन गिवन हियर इज लेट अ कंडक्टर पी क्यू, ये कंडक्टर है पी क्यू, ये कंडक्टर है पी क्यू ऑफ लेंथ एल रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इसको ऐसे इस तरह से रोटेट किया जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में इसको मूव किया जा रहा है, रोटेट किया जा रहा है एज शोन इन द फिगर 8, ये वाले फिगर में जैसे शो किया है। इफ द कंडक्टर टर्न्स बाय एन एंगल अल्फा, ये कंडक्टर अगर अल्फा एंगल, यहाँ देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक ये अल्फा एंगल घूमता है बाय एन एंगल अल्फा इन टाइम टी, देन एरिया स्वेप्ट इज हाफ एल इंटू एल अल्फा। जितना एरिया इसने यहाँ ट्रेस किया है दैट एरिया। ठीक है,